बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स इसका हमने एंड किया था। आज से की क्लास में हम लोग इसकी जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज में भी हमने आज की क्लास में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। यहाँ पे एक बार बताता चलूँ कि पूरी यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, और पूरी यूनिट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके जो एमसीक्यूज़ हैं एक्सरसाइज में, वो मैं हर एक टॉपिक के साथ रेलिवेंट जो एमसीक्यूज़ है वो करवा चुका हूँ। ठीक है, आज मैं आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। हम लोग मूव ऑन करते हैं फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, मेंशन द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलियन पर यूनिट टाइम इन अ गैस। देखिए जी, क्वेश्चन में कहता है कि वो कौन से तरीके हैं जिनको अपना के आप गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलियन है उसको बढ़ा सकते हैं। आसान सी बात है कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलियन है वो मेनली 3 तरीक़ों से आप लोग बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका है कि आप गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लें। अब गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा? गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किससे लिंक है? वेलोसिटी के साथ। तो जब मॉलिक्यूल्स तेज़ी के साथ मूव करेंगे तो उनमें रैंडम मोशन इंक्रीज़ होने की वजह से उनमें जो कोलियन के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला तरीका, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके आप कोलियन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप जो गैस है उसको कंप्रेस कर लें, यानी उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर लें, उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर लें। अब इससे क्या होगा कि प्रेशर ज़्यादा करने से यानी वॉल्यूम कम करने से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब-करीब आ जाएँगे। तो जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के लिए जो डिस्टेंस चाहिए था, या विद अ वॉल ऑफ कंटेनर कोलाइड करने के लिए जो डिस्टेंस चाहिए था, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह से भी जो कोलिजन है उनके दरमियान वो एनहांस हो जाएगी, उसका चांस बढ़ जाएगा। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि अगर आप प्रेशर भी इंक्रीज़ नहीं करते, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ नहीं करते, तो तीसरा तरीका ये कर लें, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ही बढ़ा लें, यानी मॉलिक्यूल्स की तादाद को ज़्यादा कर लें, ज़्यादा गैस और गैस डाल दें कंटेनर में। इससे क्या होगा, यानी ज़्यादा रश कर लेंगे मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन का चांस बढ़ जाएगा। अब अगर आप लोग देखेंगे इस स्लाइड में, तो मैंने यही तीनों बातें जो हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन की हैं कि रेजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इस तरह से इंक्रीजिंग द प्रेशर। होप्स हो कि इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं मूव करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़, बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस, एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 के साथ लिंक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको प्रेशर की जो बेसिक्स है वो क्लियर होनी चाहिए, जिसको यूनिट में मैं डिटेल से बता चुका हूँ। आई होप कि ये बात आप लोग ग्रैब करेंगे कि प्रेशर की बेसिक ये है कि गैस में जो प्रेशर है वो मॉलिक्यूल्स के जो कंटेनर के साथ कोलिजन है उसकी वजह से बनता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जाके कोलाइड करते हैं, उससे उनका मोमेंटम चेंज होता है, वो मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स बनती है, और फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास क्या बनता है? प्रेशर। देखें, प्रेशर का ताल्लुक किस चीज़ से? कोलिजन से। अब आपने अभी क्या पढ़ा कि कोलिजन को कितने तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं? मल्टीपल वेज हैं, 2 तरीके याद रखें कि टेम्परेचर को भी बढ़ा सकते हैं और वॉल्यूम को भी कम कर सकते हैं, यानी प्रेशर कंप्रेस करना गैस को। अब यहाँ की पाबंदी देखें, क्या कहता है? बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम को रिड्यूस करना है, यानी गैस को कंप्रेस करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना। इट मीन्स के हमने जो प्रेशर बढ़ाना है गैस का, वो किस वजह से बढ़ेगा? हमने किसी तरह से मॉलिक्यूल्स की जो गैस के कंटेनर के साथ कोलिजन है उसको बढ़ाना है। उसके लिए पाबंदी ये है कि टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना, विच मीन्स के जो मॉलिक्यूल्स की हम वेलोसिटी इंक्रीज़ करते हैं ना, यहाँ पे प्रेशर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के इंक्रीज़ होने से बढ़ेगा नहीं। तो काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है, किस वजह से बढ़ेगा? फिर वो कहती है कि मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा तादाद में होने की वजह से, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी, वो एक दूसरे के करीब-करीब आ जाएँगे। जब वो एक दूसरे के करीब-करीब आ जाएँगे तो उनके दरमियान मीन फ्री पाथ, यानी कि वो पाथ जो कि उनको मूव करने के लिए अवेलेबल है वो कम होगा, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो कोलिजन है वो एनहांस होगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि जब आपने वॉल्यूम को जो है वो कम नहीं किया हुआ था, तो कंटेनर य की जो वॉल है वो यहाँ पे थी,
मालिक्यूल यहाँ पे था, उसको यहाँ से आके कंटेनर तक टकराने में 10 सेकंड लगते थे एक दफ़ा कोलाइड करने में। अब आपने गैस को कंप्रेस कर लिया, वही मॉलिक्यूल इस जगह पे पहुंच गया, इधर से उसको कितने सेकंड लगेंगे? हो सकता है 2 सेकंड। तो पहले जो 10 सेकंड में वो एक दफ़ा कोलाइड करता था, 10 सेकंड में ये 5 दफ़ा कोलाइड कर लेगा। तो इट मीन्स कि जब आप उसको कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के करीब-करीब आ जाएंगे। करीब-करीब आने से जो उनकी कोलिजन है वो बढ़ जाएगी। कोलिजन बढ़ेगी तो मीन्स आप अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं कि आपके पास उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे भी लिखी गई है कि एट कांस्टेंट प्रेशर constant temperature molecular speed will remain constant, so this factor will not affect the pressure, but increase in pressure at constant temperature will cause volume to decrease. This will increase number density, यानी molecules भी ज़्यादा तादाद में आ जाएंगे, and decrease the distance for molecules to travel between collision with the wall, so molecule collide more frequently with the container wall, which increases the force per unit area, that is pressure. ठीक है, होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने ग्रैब कर लिया होगा। मैं मूव करता हूँ जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आसान सा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल? इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड सेम एज द एवरेज स्पीड? रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है? मैं फिर आप लोगों को टॉपिक की तरफ रेफर कर रहा हूँ। ये मैं बार बार टॉपिक्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ बच्चों कि शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर मैं हर एक टॉपिक के पीछे जो क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊँ तो आप अंदाज़ा करें कि 13 क्वेश्चन मुझे समझाते हुए 1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने लेक्चर सारे कवर किए हुए हैं। अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हैं तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग लेक्चर्स कवर करके आएँ, आप लोगों की थ्योरी, आप लोगों का चैप्टर क्लियर है, इसलिए मैं सिर्फ कंसेप्ट को रेफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स? तो देखें किसी कंटेनर में जब हम गैस को इनक्लोज करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स, तमाम गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज़ हैं उनका सबसे पहले आपने लेना है स्क्वायर, उस स्क्वायर का आपने लेना है मीन, और उस मीन का आपने ले लेना है स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, उल्टा चलें, सबसे पहले लेना है स्क्वायर, उसके बाद लेना है मीन, और उसके बाद क्या लेना है स्क्वायर रूट। तो क्या बन जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक हो गया, अच्छा, इसका फार्मूला हम लोग डिराइव करके आ चुके हैं 3kT/m। ये टेम्परेचर की सेंस में हमने जो है वो प्रेशर और डेंसिटी के सेंस में भी किया हुआ है। इसको आप लोग किसी भी सेंस में लिख सकते हैं। वैसे ज़्यादा अगर आप इसको टेम्परेचर की सेंस में लिखें जो ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है वो ये वाला। ठीक है, बाकी इसमें से डिराइव होते हैं। जबकि एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड सिंपल ये है कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ हैं उनका आप एवरेज ले लें। अब टॉपिक में मैंने ये बात डिटेल से आप लोगों को बताई है कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है। मींस अगर एक गैस मॉलिक्यूल में एक गैस कंटेनर में अगर 1 लाख मॉलिक्यूल्स हैं तो 50 अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं 50,000 और 50,000 नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो उनकी एवरेज वेलोसिटी ऑब्वियसली आपके पास 0 आएगी। ठीक है, लेकिन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में जो कि हम वेलोसिटीज़ का स्केल ले लेते हैं लिहाजा वो 0 नहीं आती। एक तो ये चले डिफरेंस है, यानी सेम नहीं हो सकती, एक दूसरे से डिफरेंट है। दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि देखें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते हुए हम वेलोसिटी का स्केल लेते हैं और स्केल लेने से चीज़ बड़ी हो जाती है, क्वांटिटी बड़ी हो जाती है। इसलिए जब जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना वो मॉलिक्यूल की मोशन को ज़्यादा वेटेज देगी, ज़्यादा वेलोसिटी को वेटेज वो देगी। तो इसलिए आपके पास जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू है वो थोड़ी सी ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंसेस हैं, अपने याद रखें, ये सेम नहीं हो सकती। रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज़ द स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल कैलकुलेटेड एज स्क्वेयरिंग द स्पीड इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर वेलोसिटीज़ ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसका फार्मूला ये होता है, ऑन द अदर हैंड VRMS एंड एवरेज स्पीड आर नॉट सेम। द एवरेज स्पीड इज सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स। VRMS is slightly greater than average speed, so VRMS gives more weightage to the first molecule as its calculation involves the scaling factor। ठीक है, अभी बता दिया सारी बात। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4, why is the temperature below absolute zero not possible? टू द पॉइंट जवाब दें कि एब्सोल्यूट ज़ीरो से बिलो टेम्परेचर पॉसिबल क्यों नहीं है। देखें, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? हम कहते हैं कि ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑन द अर्थ, और इसके ऊपर जितनी भी मॉलिक्यूलर मोशंस हैं या जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं
वो वाइब्रेट करना ऑलमोस्ट स्टॉप कर लेते हैं। याद रखें, कंप्लीटली तौर पर स्टॉप नहीं करते, ठीक है। तो ज़रा मोशन से रिलेटेड टर्म है काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो जाती है, या जो मैटर होता है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाती है। क्वांटम कंसेप्ट ये कहता है कि वो 100% यानी मुकम्मल तौर पर ज़ीरो नहीं हो सकती, और ये चीज़ फिज़िकली भी पॉसिबल नहीं है कि आप तमाम एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उसको ज़ीरो कर लें। अब ज़रा तसव्वुर करें कि अगर हमने मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को ज़ीरो करना है तो ज़रा हमें फिर एब्सोल्यूट ज़ीरो से नीचे जाना पड़ेगा। अब फर्स्ट ईयर में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है कि इन काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव, आप उसका आंसर करते थे नो, और सिंपल आंसर ये करते थे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। वेलोसिटी का स्केयर इन्वॉल्व है, अगर कहीं पे नेगेटिव वैल्यू भी आती है, मैथ तो चूँकि पॉजिटिव ही है, वेलोसिटी का स्केयर इन्वॉल्व है, अगर कहीं पे नेगेटिव वैल्यू आती भी है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। लिहाजा काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, उसने हमेशा पॉजिटिव रहना है। अब आप तसव्वुर करें कि एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर तो काइनेटिक एनर्जी अप्रोचेस टू ज़ीरो है, मज़ीद अगर लो किया जाए तो वो ज़ीरो होगी, और उससे मज़ीद लो किया जाए तो वो ज़ीरो के बाद यानी पॉजिटिव वैल्यू से डिक्रीज़ करते हुए ज़ीरो कर रहे हैं, ज़ीरो से फिर पीछे जाएंगे, क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्या ये फिज़िकली पॉसिबल है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो? नो। इसलिए जब ये बात पॉसिबल नहीं है तो विच मीन्स कि ये चीज़ भी पॉसिबल इसलिए नहीं है कि फिर जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है उससे बिलो टेम्परेचर को अचीव किया जाए वो, या वो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। ये रीज़न यहाँ पे मैंने एज इट इज़ एक्सप्लेन कर ली है। होप्स हो कि आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को बात क्लियर हो जाएगी। मूव करता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एस्टिमेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एट द टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ सन। तो इसमें कंसेप्ट वाली कोई बात नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला आपको आता हो तो आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है 3/2 kT। तो 3/2 आपके पास कांस्टेंट आ गया। के जो है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर 600 केल्विन जो सरफेस ऑफ सन का टेम्परेचर होता है वो आपको गिवन है। सिंपल वैल्यूज़ डालनी है फार्मूले में, सिंप्लीफिकेशन करनी है और आपके पास ये एस्टिमेशन आ जाएगी जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की ऑफ हीलियम गैस एटम, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, शो दैट रूट मीन स्केयर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस एट द सर्टेन टेम्परेचर इज इक्वल टू द स्केयर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ देयर मैसेस। कहते हैं कि दो गैसेस कंसीडर करें, गैस 1 गैस 2 लेट्स से, और उनकी जो मीन स्केयर वेलोसिटी है, उनका जो स्केयर रूट है वो उनके मैसेज के इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। कैसे करके देखते हैं। हम लोग जानते हैं जो रूट मीन स्केयर स्पीड है उसका फार्मूला होता है स्केयर रूट 3kT/a। हमने दो गैसेस कंसीडर कर ली, गैस 1 और गैस 2। पहली गैस की रूट मीन स्केयर वेलोसिटी ले लेते हैं 3kT, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, सेम। याद रखें एट अ सर्टेन टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने दोनों के लिए सेम रखना है, ठीक है। तो 3kT/m1 ये पहली मैस का गैस आ गया, और 3kT/m2 ये दूसरी मैस का गैस आ गया। सिंपली हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमने वेलोसिटीज़ की रेशो और मैसेज की जो रेशो है वो बतानी है। तो v1 और v2 इसका हम लोग कर लेते हैं जी, इनको कर लेते हैं डिवाइड। इस तरफ 3kT/m1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3kT/m2। डिवीजन के साइन को जब आप मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे तो ये वाली जो टर्म है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, यानी इन्वर्स ले ली जाएगी। तो ये 3kT नीचे की तरफ चला जाएगा, m2 ऊपर आ जाएगा। तो 3kT से 3kT कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m2 और m1। आप देख रहे हैं कि जो 1 और ऊपर है 1 और इधर है 2, तो इधर है 2 और इधर है 1, यानी रूट मीन स्केयर वेलोसिटी ये हमने पहले भी पढ़ा था कि मैसेज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो v1 अगर इधर ऊपर है इधर नीचे है तो मैस m1 इधर नीचे है, इधर v2 यानी रूट मीन स्केयर वेलोसिटी ऑफ गैस 2 इधर नीचे है तो इसका मैस ऊपर है। इस चीज़ से क्लियर पता लग रहा है कि जो वेलोसिटीज़ हैं वो अपने अपने मैसेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही चीज़ आपने शो करनी थी, तो हेंस इट इज़ शो। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ वाइट ड्वार्फ्स एंड न्यूट्रॉन स्टार। तो बेसिक से दो डिफरेंसेस हैं। आप लोगों को मैंने ये चीज़ टॉपिक में भी डिटेल से बताई हुई है, अगेन बता रहा हूँ कि जो स्टार्स होते हैं ये सॉरी वाइट ड्वार्फ्स और न्यूट्रॉन स्टार्स, ये बेसिकली जो स्टार्स हैं यानी वो हेवनली ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट होती है, उनको हम लोग बोलते हैं स्टार्स।
स्टार्स जो हैं वो 3 कैटेगरी में अगर आप उनको डिवाइड कर लें, हैवी मैस वाले स्टार, इंटरमीडिएट मैस वाले स्टार और लो मैस वाले स्टार। तो जो लो और इंटरमीडिएट स्टार्स हैं, इनका जो फ्यूचर है वो होता है वाइट ड्वार्फ, और जो हैवी मैस वाले स्टार्स हैं उनका फ्यूचर होता है न्यूट्रॉन स्टार्स। ठीक है, डिटेल आप लोगों को टॉपिक में क्लियर हो गई आई होप। तो आपने क्या याद रखना है, पहली बात कि कोई भी स्टार कौन सा, लो मैस वाला या इंटरमीडिएट मैस वाला, जब ये अपनी लाइफ पूरी करता है तो इसका फ्यूचर क्या होता है, वाइट ड्वार्फ। और जो आपके पास हैवी मैस वाला स्टार है, जब वो अपनी लाइफ पूरी करता है, लाइफ पूरी करने से मुराद ये है कि अपने न्यूक्लियर फ्यूल्स को क्या करते हैं कि स्पेस में थ्रो आउट कर लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल बोल रहा हूँ, सॉरी, जब ये न्यूक्लियर फ्यूल को कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं, आई एम सॉरी टू से, तो ये न्यूक्लियर फ्यूल को कम्प्लीटली कंज्यूम करने के बाद अपनी आउटर लेयर को सर्व जो स्पेस है उसमें थ्रो करने के बाद, जब ये थ्रो कर लेते हैं तो इनकी जो ग्रेविटी है वो इनको अपनी तरफ पिंच करती है। ठीक है, यानी इनकी जो कोर की जानिब वो स्टार को अपने अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो ये आपके पास फ्यूचर बनता है वाइट ड्वार्फ का या न्यूट्रॉन स्टार का। तो लो टू इंटरमीडिएट मैस वाले स्टार्स क्या बनेंगे, वाइट ड्वार्फ्स, और जो हैवी मैस वाले स्टार्स हैं वो क्या बनेंगे, न्यूट्रॉन स्टार। एक बात, दूसरा फॉर्मेशन में डिफरेंस ये है कि जो वाइट ड्वार्फ्स हैं उनमें चूँकि जब न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म हो जाता है और आउटर लेयर को बाहर थ्रो करता है स्टार, तो ग्रेविटी इसको कोलैप्स करने की कोशिश करती है। स्टार अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए अपने अंदर जो उसका मैटर है उसमें इलेक्ट्रॉन जब नज़दीक आते हैं तो वो डीजनरेसी प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो डीजनरेसी प्रेशर जो है वो उस ग्रेविटी को स्टेबलाइज़ करती है, जिसको जिसको हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। तो जो वाइट ड्वार्फ है इसमें डीजनरेसी प्रेशर की वजह से क्या होता है, वाइट ड्वार्फ फॉर्मेट होता है, वो स्टेबल रहता है। जबकि अगर आप न्यूट्रॉन स्टार में देखें तो न्यूट्रॉन स्टार में स्टार का मैस ज़्यादा होने की वजह से उसकी ग्रेविटी जो है वो कम्प्लीटली तौर पर स्टार को कोलैप्स करती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आके मैटर के जो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स उनके साथ मिलके न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन डीजनरेसी प्रेशर जो है वो स्टार को स्टेबल रखता है। तो सिंपल दो डिफरेंसेस कि जो वाइट ड्वार्फ है वो किस वजह से बनता है, फॉर्मेशन उसकी कैसी होती है, लो टू इंटरमीडिएट स्टार के एंड होने की वजह से, और जो न्यूट्रॉन स्टार है वो हैवी मैस वाले स्टार के एंड होने की वजह से बनता है। और जो वाइट ड्वार्फ है उसमें जो उसकी उस चीज़ को उसमें इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी प्रेशर उसको स्टेबल रखता है, और जो आपके पास न्यूट्रॉन स्टार है इसमें आपके पास जो न्यूट्रॉन डीजनरेसी प्रेशर है वो इसको स्टेबल रखते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, वाई डू गैसेज एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर शो लार्ज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये जब मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहा था तो मुझे ये चीज़ जो है वो मुकम्मल यकीन के साथ मैं सोच रहा था कि अगर आप लोगों ने लेक्चर्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया है ना तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल टोटली जो है ना वो समझ लें कि उन्हीं लेक्चर्स में से उठा के तो दिए गए हुए हैं। ठीक है, तो ये बात भी है कि यानी इस क्वेश्चन के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर गैसेस क्यों आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं। तो ये कंसेप्ट जब मैंने आप लोगों को आइडियल गैस का दिया था, ये अगर आप लोगों ने डिटेल से देखा हो तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे समझाए बगैर पढ़ने से भी आप लोग कर लेंगे, लेकिन चूंकि मैंने तो समझाना है। देखिए, जो आइडियल गैस होती है उसकी जो कंडीशंस हैं वो ये होती हैं कि आइडियल गैस में जो गैस मालिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस नहीं होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, जो वॉल्यूम ऑफ गैस मालिक्यूल है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द उस कंटेनर के जिसमें हमने उन गैस मालिक्यूल्स को इंक्लोज करके रखा हुआ है। ठीक है, ये दो कंडीशंस है। अब तो जब गैसेस को लो टेम्परेचर पे रखा जाएगा, ठीक है, तो लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, लो टेम्परेचर के ऊपर यानी जब गैसेस को ठंडा किया जाता है तो ज़रा गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, कंडेंस होते हैं, जमती है गैस। तो जब गैस मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आएंगी, तो ज़ाहिर है ये आइडियल बिहेवियर से डेविएशन होगी, क्योंकि आइडियल बिहेवियर के लिए मॉलिक्यूल्स को दूर होना चाहिए और उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होनी चाहिए। लो टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी, सो एक आइडियल गैस रियल गैस के तौर पर बिहेव करेगी, यानी वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करेगी। और हाई प्रेशर पे क्या होता है, हाई प्रेशर जब हम एग्जर्ट करते हैं तो हाई प्रेशर एग्जर्ट करने से जो गैस मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, यानी वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। अब वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो जो गैस मालिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम है, ज़ाहिर है वॉल्यूम कम हो गया है।
अब गैस मालिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम हम उसका उनके मुकाबले में इग्नोर तो नहीं ना कर सकते। मैं मिसाल से अगर बात समझाऊँ आपको, तो पहले अगर देखें आपके पास 1000 रुपये की कोई चीज़ अगर आप बेचना चाह रहे हैं, जो बायर है उसके पास अगर 50 रुपया कम है, आप उसको कह देंगे कि छोड़ो ये मेरी तरफ से आप चाय पी लेना, ठीक है। लेकिन अगर चीज़ की कीमत रिड्यूस होके कीमत ही उसकी 200 रुपया हो और बायर कह के मेरे पास 100 रुपये कम है, उसको देंगे, नहीं छोड़ा जाता। इसी वजह से यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जब गैस हमने एक्सपेंड करके रखी हुई है ना, तो उस सूरत में तो हम कह सकते हैं कि जो मालिक्यूल है, गैस मालिक्यूल्स, उनका जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। बट जब आपने गैस को प्रेशराइज़ कर लिया, उस पे प्रेशर इंक्रीज़ कर लिया, तो ज़ाहिर है वॉल्यूम तो पहले ही से हमारे पास कम हो गया। अब उस कम वॉल्यूम के मुकाबले हम गैस मालिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो तो इग्नोर नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है जब हम वॉल्यूम इग्नोर नहीं कर सकते तो हम रियल कंडीशंस में आ गए। इसलिए जो रियल गैस है, जो आइडियल गैस है, वो फिर रियलिटी की तरफ आ रही है, यानी वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती जा रही है। क्लियर? ओके जी। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिस्टिंग्विशेस डीजेनरेटेड मैटर फ्रॉम द रेगुलर मैटर। तो एक मेन डिफरेंस है जो कि रेगुलर मैटर, यानी क्वेश्चन ये है कि एक है रेगुलर मैटर और एक है डीजेनरेटेड मैटर, इनको क्या चीज़ बेसिक ऐसी है जो कि डिफ्रेंशिएट करती है। तो डिफ्रेंशिएट ये करती है कि जो डीजेनरेटेड मैटर आप जानते हैं कि वो स्टार्स में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे ग्रेविटी की वजह से या डीजेनरेसी प्रेशर प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर होता है। जबकि रेगुलर प्रेशर जो है, रेगुलर मैटर जो है, उसमें जो प्रेशर है वो मॉलिक्यूल्स की जो थर्मल मोशन है, यानी कोलिजन्स की वजह से, वो उस वजह से कायम होता है और वो डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के ऊपर। जबकि डीजेनरेटेड मैटर में जो प्रेशर होता है वो किसकी वजह से बनता है, वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। क्या लिख रहा है जी कि इन रेगुलर मैटर pressure is caused by thermal motion of the particle and highly dependent on temperature. In degenerated matter, the pressure arises from the quantum mechanical effect. यानी रेगुलर मैटर में जो प्रेशर बनता है वो टेम्परेचर की वजह से बनता है, और जो डीजेनरेटेड मैटर में प्रेशर बनता है वो क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट यानी डीजेनरेसी की वजह से बनता है। एज द रिजल्ट, प्रेशर इन डीजेनरेटेड मैटर इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर अनलाइक रेगुलर मैटर। तो इट मीन्स क्या बेसिक चीज़ है जो कि इनको डिफरेंस कर रही है, वो प्रेशर की डिपेंडेंसी है। डीजनरेटेड मैटर में वो डीजनरेसी के ऊपर डिपेंड करता है, डीजनरेसी प्रेशर के ऊपर, और रेगुलर मैटर में वो थर्मल मोशन यानी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, शो दैट टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये आपका जो टॉपिक है उसी का एक टुकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसी टुकड़े को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया है जी। कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रेशर है गैस मॉलिक्यूल का, उसका फार्मूला क्या होता है, mn/3v इंटू मीन स्केयर वेलोसिटी। इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें हम 2 से और रीअरेंज करेंगे तो सिंपल अगर आप देखें तो ये वाला जो m है इसको मैं इधर अंदर लेके चला गया, वी स्केयर के साथ mv² बन गया। एक 2 जो मैंने डिवीजन में लिखा हुआ है वो इधर इन टर्म के साथ लिख लेते हैं, तो ये 1/2 आ जाएगा, और 2 जो मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, तो 2n3v ये बाहर आ जाएगा, 1/2 वो डिवीजन वाला 2 और ये mv² ये यहाँ पे चला गया। इसमें nv नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम डेंसिटी या n नॉट के इक्वल होता है। तो n/v को आप n नॉट पुट कर लें तो 2/3 n नॉट आ जाएगा, ये 1/2 mv²। इसमें 2/3 n नॉट ये कांस्टेंट है और 1/2 mv² ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 1/2 mv², या कांस्टेंट को हटा दें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 mv² which is kinetic energy. This relation shows that pressure is directly proportional to kinetic energy. Okay. Question number 11. What happens to electrical resistance of a superconductor when it is cooled below its critical temperature? आसान सी बात थी बच्चों कि नॉर्मल कंडक्टर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब कंडक्टर के लैटिस में मूव कर रहे होते हैं तो वहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशनल मोशन, एटम्स की वाइब्रेशनल मोशन की वजह से उनसे टकराते हैं। उनसे टकराने की वजह से जो है वो स्कैटरिंग होती है। जब वो स्कैटर होते हैं तो उस वजह से वो हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है उनको वो एक्सपीरियंस करते हैं। जबकि जब उनके टेम्परेचर को जो है वो हम लो करते जाते हैं कंडक्टर के, तो लो टेम्परेचर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बजाय रैंडमली मूव करने के और इंडिविजुअली मूव करने के वो कूपर पेयर्स बनाते हैं।
कूपर पेयर में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन आपस में चिपक जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो पहले रैंडमली अपनी अपनी मर्ज़ी से लैटिस में कोई भी रास्ता पकड़ के तो चल रहे थे, अब वो पेयर्स यानी ग्रुप की शक्ल में जैसे कतार बना के तो चल रहे होते हैं, इस तरह से चलते हैं जिसकी वजह से स्कैटरिंग का इफ़ेक्ट नहीं होता। तो यू कैन इमेजिन कि अगर स्कैटरिंग का इफ़ेक्ट नहीं होता तो इस वजह से उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, या उससे बिलो, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपके पास ड्रॉप टू ज़ीरो हो जाती है, और वो जो कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, और इस कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। When a superconductor is cooled below its critical temperature, in this state electron pair form Cooper pair which are able to move through material crystal without scattering. This allows electric current to flow without any energy loss due to resistance. Second last question जी, what are the some potential applications of superconductor in transportation? तो ये conceptual base नहीं है, information base है, आपको याद रखना चाहिए जी कि जो नोटेबल यानी सुपर कंडक्टर्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से जो एप्लीकेशंस है वो आपने बतानी है। तो सबसे नोटेबल जो होता है वो मैगलेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन जो टेक्नोलॉजी है ये है जी ट्रांसपोर्टेशन में सुपर कंडक्टर का वाइड यूज़, जिसमें एक ट्रेन जो है उसके ट्रैक्स में जो है वो हम सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन सुपर कंडक्टर्स की इस वजह से ये होता है कि ये पूरा एक फ़ेनोमेनन है। ट्रेन जो है वो बजाय ट्रैक पे चलने की ट्रैक से ऊपर होकर थोड़ी-सी चलती है, यानी लेविटेट हो जाती है, हवा में मुअल्लिक हो जाती है। जिसकी वजह से ट्रेन और ट्रैक के दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाती है और उसकी वजह से उसकी स्पीड इन्हांस होती है। ठीक है? तो मैग्नेटिक लेविटेशन में इस्तेमाल होती है। नंबर 2, शिप्स और एयरक्राफ्ट, क्योंकि इनका काम भी चलना ही होता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम ही आते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन मोटर्स की फॉर्मेशन के लिए हम सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा इन्हांस्ड किस्म की हमें क्या करेंगी, क्वालिटी प्रोवाइड करेंगी। एंड फॉर हाई एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन टू सपोर्ट वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। अच्छा जी, ये याद रखें कि सबसे पहले ये माना जाता था, चूँकि ये रीसेंट डिस्कवरीज़ में आता है 1987 में, ये यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड YbCO ये वो फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर था जो कि फ़र्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, और इसने 92 केल्विन के ऊपर सुपर कंडक्टिविटी दिखाई थी। रिमेंबर दैट के जो अभी तक सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर जाके तो सुपर कंडक्टर बनते हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर तो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। तो रूम टेम्परेचर हाई होता है, या अगर रूम टेम्परेचर से रिवर्स अब पीछे जाते जाएँ, ज़ीरो माइनस, वो हाई होता है। तो आप ऑब्वियसली कहेंगे रूम टेम्परेचर हाई होता है। तो दैट्स वाई जब तक कोई ऐसा सुपर कंडक्टर नहीं बनता जो रूम टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करे, तो ज़ाहिर है उसका डेली लाइफ में यूज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए जितना हाई टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करने वाला सुपर कंडक्टर बनेगा, उतना ये हमारे लिए डेली यूज़ में फ़ायदेमंद है। तो पहली दफ़ा जो है वो 1987 में ये YbCO ये सुपर कंडक्टिविटी इसने शो करवाई थी 92 केल्विन के ऊपर, बट रिसेंटली 2019 में जो है वो लैंथनम सुपर हाइड्राइड इसने जो है वो सुपर कंडक्टिविटी दिखाई है 250 केल्विन के ऊपर, जो कि 92 केल्विन से काफ़ी हाई टेम्परेचर है। सो ये अभी तक का जाने जाने वाला सबसे हाईली एग्जिस्टिंग सुपर कंडक्टर है। तो होप सो जी कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है 13 ये आप लोगों को क्लियर होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट फिर आप लोगों से मुलाकात होती है एक नई क्लास में और एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।